बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक टॉक और मेरे साथ मौजूद हैं आपके हरदिल अजीज़ चौधरी मोहम्मद फराज। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिफेंस रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर अपनी बात अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हमें आगाह करते हैं, मुश्किल सवालात के जवाब देते हैं। इस वक्त खित्ते की सूरत हाल पे नज़र डालें तो कहीं से जो है अच्छी खबर आने की तवक्का नहीं की जा रही। मार्को रूबियो कहते हैं स्ट्रेंथ जनरेटिंग फ्रॉम पावर। अब्बास अरागची वो कहते हैं कि सीज़ फायर की वायलेशंस कर रहा है अमेरिका। दूसरी तरफ ट्रंप कहते हैं कि शायद टीम मेरी जाएगी, टीम नहीं जाएगी। इंडिया को देखें तो बेवकूफ़ों की तरह नज़र आते हैं, पाकिस्तान के प्लान को फेल करने के लिए जो है मेहनत करते हुए नज़र आते हैं। और इसी के साथ साथ मिडिल ईस्ट के ऊपर नज़र डालें तो वो सारे नेशंस इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान ने जो बड़े भाई का रोल अदा किया ईरान के लिए, इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की सिचुएशन क्या है, दोनों कंट्रीज़ का पोस्चर, क्या ये पीस की तरफ बढ़ रहे हैं या हम जंग की तरफ वापस जा रहे हैं। इस जैसे बहुत सारे सवालात के जवाबात मांगने के लिए चौधरी साहब को हमने दावत दी है। सर, वेलकम टू द शो। सर, थैंक यू। सर, मेरा पहला सवाल आपसे, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ यूएन क्लॉज एक है 37 आर्टिकल 37 एंड 44 विच सेज कि अगर दुनिया में कहीं कोई ऐसा वाटर वे पैसेज मौजूद है जिससे बाकी ममालिक की माशी सरगर्मी के लिए आमदो रफ्त का गुजरना ज़रूरी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनका ज़रिया माश के सामान वहाँ से गुजरता है। इस वाटर वे के ऊपर कभी कोई ब्लॉकेड नहीं होगी, इसको सेबोटाज नहीं किया जाएगा, पीसफुल पर्पसेस के लिए और फ्री पैसेज वे के लिए यूज़ होता रहेगा। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि जहाँ हम बात करते हैं ईरान की और यूएसए की, ईरान ने क्या आगाज़ किया वायलेशन का, कानून तोड़ने का, जब उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद किया? क्या इंटरनेशनल लॉ तोड़ा ईरान ने? थैंक यू वेरी मच। आप मुझे बुलाते हैं और फिर एक सवाल के अंदर मेरे से कई सवाल कर लेते हैं। इस सवाल में भी कई सवाल हैं। मैं आई स्टार्ट माय आंसर विद अ जनरल लॉजिक जो मैं आम तौर पे इस तरह की मुश्किल सिचुएशंस में आपके साथ डिस्कस करता हूँ, आपके आगे पेश करता हूँ। देखें, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल लॉ मौजूद है, यूएन की रेजोल्यूशंस मौजूद हैं और उसके तनाजुर में हर मसले का हल मौजूद है। हर सिचुएशन का एक जो है वे आउट वो इन रेजोल्यूशंस में भी, लॉज में भी हमें नज़र आता है। मतलब कोई ऐसा मसला नहीं है दुनिया में जिसका कोई हल, जिसका कोई कानून हमारे पास मौजूद ना हो, कोई प्रेसिडेंट मौजूद ना हो। लेकिन अगर आप देखें गौर से तो कुछ दुनिया के मुल्क हैं जिनके फ़राइज़ हैं और कुछ हैं जिनके हकूक़ हैं। कुछ के ऊपर इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है, कुछ के ऊपर नहीं होता। इंटरनेशनल लॉ तो ये भी कहता है कि आपके मुल्क की एक सॉवरेन कंट्री के ऊपर आप अटैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर जैसे अटैक किया, जैसे सॉवरेनिटी थी ईरान की, उसको पामाल किया, तो वो इंटरनेशनल लॉ इसकी इजाज़त देता है? बिल्कुल नहीं देता। तो जो हमारी दुनिया है, अनफॉर्चुनेटली इसमें माइट इज़ राइट। इसमें जो तगड़ा है वो अपनी मर्ज़ी कर सकता है, वही कानून है। यूएन अब तक ईरान के ऊपर हमले नहीं रोक सका, पैलेस्टाइन के अंदर जेनोसाइड नहीं रोक सका, लेबनान के अंदर इसराइल को नहीं रोक सका। तो फिर यूएन की सारी चीज़ें और रूल्स जो हैं वो ईरान पे अप्लाई होते हैं। ये तो हो गई एक जनरल जेनेरिक, मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी। मुझे ये बताएं कि यूएन का रूल तो ये भी कहता है, इंटरनेशनल लॉ तो ये भी कहता है कि आपकी जो एरिया है इसका स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का, ये मेरे ख़्याल में 22 नॉटिकल माइल्स है और इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक आपकी टेरिटरी कंसिडर होती है, वो वाटर वे आपका होता है जो 12 नॉटिकल माइल्स पे हो। तो ये 22 नॉटिकल माइल्स का है और ये ओमान के साथ शेयर्ड है। तो अगर 12 ओमान का है और 12 ईरान का है तो 24 नॉटिकल माइल्स बनता है, लेकिन एरिया 22 नॉटिकल माइल्स का है। तो ईरान क्या गलत कह रहा है? ईरान कह रहा है इट्स अ वाटर वे शेयर्ड बिटवीन ओमान एंड ईरान, 12 नॉटिकल माइल्स ईरान के और 12 नॉटिकल माइल्स ओमान के। लेकिन ईरान तो अपने उस 12 की गुंजाइश में से 11 नॉटिकल माइल यूज़ कर रहा है और 11 ओमान के यूज़ कर रहा है। तो 22 नॉटिकल माइल्स का वाटर वे है। इट इज़ शेयर्ड बिटवीन टू कंट्रीज़। दिस ऑल्सो मेक्स परफेक्ट सेंस और ये लॉजिक आ गई आपके पास। दूसरी बात,
ये बात ईरान ने आज नहीं की, 2026 में। मैनी पीपल डू नॉट नो। ये शाह ऑफ ईरान के ज़माने में एक बहुत बड़ी जो थी प्रपोज़ल, जिसके ऊपर ओमान के साथ मिलकर ईरान ने काम किया था 1974 में। 1974 से ये मसला जो है इसका हल ईरान ने यही निकाला है, और वो कोई इस्लामिक रजीम नहीं था। ये रेवोल्यूशन से पहले वाले ईरान के अंदर शाह ऑफ ईरान विच हु वाज सपोर्टेड बाय द अमेरिकन्स, बड़ा लिबरल दौर जब था ईरान के अंदर, तब की ये प्रपोज़ल है। ये प्रपोज़ल शेल्व हो गई, उसके बाद फिर मंजर आम पे आई, फिर शेल्व हो गई, और उसके बाद फाइनली ईरान सेड इनफ इज़ इनफ, हमने जितना दुनिया को फ़ायदा पहुंचाना था पहुंचा दिया। ये शेयर टेरिटरी है विद ओमान, और वो हमारे साथ आ जाएं और हमारे साथ वो जो डिविडेंड्स हैं उसके या जो टैक्स है उसको शेयर कर लें। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसके अंदर कोई कानूनी पेचीदगी मसला है, यूएन की कोई रेजोल्यूशन जो है उसके कोई बड़ा कोई वायलेशन हो रही है। प्लीज़ पूछें। बिल्कुल आपने सही बात की। यहाँ तक तो मुझे भी समझ आ गई कि ईरान का क्लेम क्या है। जी, ईरान जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करता है तो ओमान और सिर्फ ईरान का इंटरेस्ट स्टेक पे नहीं आता, या उनका सिर्फ इंटरेस्ट नहीं रहता। चाइना का ऑयल वहाँ से गुजरता है, कुछ हद तक शायद हमारे कुछ जहाज़ वहाँ से गुजरते हैं। जी, फिर पीछे ईरान और ओमान के पीछे भी कंट्रीज़ हैं जो जिनका सिर्फ वाहिद पैसेज जो है, या किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया अफेक्टेड होता है इस स्ट्रेट की वजह से। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का क्लोजर है, चले मान लिया इंटरनेशनल लॉ की शायद वायलेशन उस सेंस में नहीं होगी, नेबरिंग राइट्स, दुनिया के अंदर एक रीजन के अंदर केओस, महंगाई, इन्फ्लेशन, आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या जो है मुसीबत टूटी है, ख़ास तौर पे ऐसे ममालिक में जो पाकिस्तान जैसे। यूरोप का भी जिक्र कर दें। यूरोप के सबसे ज़्यादा अंदर यूरोप जी, उनके पास तो affected ना तेल है ना गैस है। जी। तो फिर आप उस सूरत में मोरालिटी को सामने रखते हुए एंड एक रीजनल डिस्टर्बेंस जो इस इंसिडेंट से हुए, उस सूरत हाल में कैसे देखते हैं? आप मोरालिटी को सामने किस किस ने रखना है इस दुनिया के अंदर और किसने नहीं रखना, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। पहले इस पे बात कर लेते हैं कि मोरालिटी के ऊपर, इज इट अ मॉरल वर्ल्ड? पहले तो ये बता दें, इट्स नॉट अ मॉरल वर्ल्ड, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल वर्ल्ड। यस। प्रैक्टिकलिटी क्या है? वो कहते हैं कि जी मुस्लिम उम्मा नहीं है। बिल्कुल ठीक कहते हैं, मुस्लिम उम्मा तो नहीं है। ये कॉन्सेप्ट है। उम्मा इसलिए नहीं है कि हर मुस्लिम मुल्क का अपना एक झंडा है। जब आपके कई झंडे हैं रंगों के, तो फिर आप उम्मा नहीं है, आप अपनी कंट्री का झंडा लेके खड़े हुए। बात ठीक है, ये रियलिस्ट अप्रोच है, ये प्रैक्टिकल बात है। जब आप अपना एक ही झंडा कर लेंगे और सारे उसके नीचे जमा हो जाएंगे, मुस्लिम उम्मा बन जाएगी। तो अमेरिका जब अटैक करता है वेनेजुएला पे और उसके ऑयल पे कब्जा कर लेता है, जस्ट बिकॉज वेनेजुएला इज अ वीक कंट्री एंड दे डिक्लेयर कि नाउ वी आर द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, डू यू थिंक इट्स बेस्ड ऑन मोरालिटी? है मोरालिटी ये? और वेनेजुएला वाले कहते हैं ठीक है, हाँ। वो कहते हैं अब मैं KSA और रशिया से ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करता हूँ कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? बाय ऑक्यूपाइंग the oil reservoirs of Venezuela. America declared itself the biggest oil producing country in the world. Do you think it has something to do with morality? ट्रम्प साहब ने एक बड़ी मज़े की ट्वीट भी की, सारी सिचुएशन जब हाइप्ड अप थी कि हमारे पास बहुत अच्छा और फाइन किस्म का ऑयल है, दुनिया को चाहिए हमसे ले ले। So yes, please उन्होंने continue. हाइपोथेटिकल जहाज भी भेजे अपनी तरफ के, टैंकर्स निकल गए, अब वो भरेंगे और हम पैसे कमाएंगे। He wanted to just get hold of all the resources and reservoirs in Iran also. वो तो उनकी गेम बनी नहीं वहाँ पे। ईरान में भी यही करने आए थे ना। उन्होंने कहा एक तीर से दो शिकार होंगे। आप कह रहे हैं गेम बनी नहीं, इसका मतलब आप कहते हैं कि ईरान की जो है रिस्पॉन्स रिटेलिएशन वाज। बिल्कुल, हम बिल्कुल उस तरफ भी आएंगे। देखें, अमेरिका का जो बंदा दुनिया में ये कहता है कि अमेरिका के मिलिट्री इंटरेस्ट थे ईरान के अंदर, उसको जियो पॉलिटिक्स का नहीं पता। ठीक है, वो फिर अखबार पढ़ के और रैंडम खबरें सुन के फिर उसको पॉलिसी का नहीं पता। अमेरिका इंटरेस्टेड था रिसोर्स में, ये ऑयल में। इजराइल इंटरेस्टेड था उनके मिलिट्री माइट को कर्टेल करने में, यानी उनके मिलिट्री इंटरेस्ट थे, इनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। दोनों मिल गए, उन्होंने कहा दोनों ही इंटरेस्ट अचीव हो जाएंगे। मिलिटरीली इनको ख़त्म करते हैं, न्यूक्लियर ख़त्म करते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। वाई? 12 दिन की जंग। 12 दिन की जंग में उनको ये पता चल गया कि ये हमारे बस के नहीं हैं, हमने जितना सोचा था ये उससे बहुत आगे हैं। अब वो चीज़ रिलेट करती है उनकी उस तैयारी को जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ।
कि ईरान जो था वो तैयार था। खैर इसके ऊपर बात करेंगे अगर आपका ये क्वेश्चन हुआ तो। आई जस्ट मैं अगला क्वेश्चन ही कर लेता हूँ। गो इनटू जी दैट जी, डिटेल। मैं इसी अगले क्वेश्चन को ही यहीं पे आपसे पूछ लेता हूँ। आपने कहा ईरान का बड़ा रिस्पॉन्स था, 12 दिन के अंदर सारा कुछ हुआ। जी मैं देखता हूँ एज एन आउटसाइडर, खामनाई जी शहीद हो गए, जी और सीनियर लीडरशिप सारी चली गई, मिलिट्री की लीडरशिप चली गई, इंटेलिजेंस नेटवर्क के लोग चले गए। पुल टूट जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाए, बिजली रहे ना रहे, इंसान से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। और जिस तरीके की स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी थे, जिस तरह का जो है प्लेस From थी 1989 to 2026 खामनाई he developed everything in Iran. Exactly. The और thought, जितने भी उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, IRGC, School of thought, yes. बिल्कुल उनका जुडिशल सिस्टम, उनका एवरीथिंग वाज डेवलप्ड बाय दिस वन मैन। लेट्स कम आउटसाइड ईरान। जी। पाकिस्तान में भी आपको पता है खामनाई साहब के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत और एहतराम, शियाइट और कम्युनिटी बिल्कुल। एंड अपार्ट फ्रॉम देखिए वो रहबर का जो कॉन्सेप्ट है ईरान के अंदर, रहबर आला का, वो क्या कॉन्सेप्ट है? जी बिल्कुल, He was not the supreme leader of the Iranian Shiites. He was the supreme leader of the world's Shiites. Yes. जितने शियाज हैं, और उसी के लिए नॉट इवन शियाइट्स, हर- वो कहते हैं पूरी उम्मा के लिए। वो कहते हैं हर साल, स्पेशली फॉर द शियाइट्स, वो कहते हैं हर साल जो वो कॉन्फ्रेंस कराते थे उसके अंदर जो स्कॉलर्स पूरी दुनिया से शिया स्कॉलर्स आते थे, उनके साथ क्या बात होती थी? उनके साथ यही बात होती थी कि आप यहाँ पे आए हैं, ये रहबर आला हैं, यू आर अंडर हिम। ये डिबेट्स होती थी वहाँ पे, और वो कंसेंसस था पूरी दुनिया में शियाइट्स का कि वही रहबर आला हैं। वो इंस्टीट्यूशन बना। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप इन्हें जो है मेरी ही चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया, मेरा क्वेश्चन आसान हो गया। जी आफ्टर लूजिंग ऑल दीज फिगर्स जी इन 12 डेज वॉर, खार्ग आइलैंड के ऊपर बम गिरे हैं, ब्रिजेस कुछ उड़ाए हैं, उसके बाद मिलिटरीली नेवल शिप्स कुछ वेसल्स उड़ा दिए, और बहुत सारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सिविलियन ज़्यादा भी जिसमें तबाही हुई है, बहुत ज़्यादा ईरान में तबाही हुई बहुत है। तबाही हुई है, जी। इस सब लॉसेस के बावजूद आप कह रहे हैं कि ईरान जो है दे हैव डन समथिंग कमेंडेबल, या उनका रिस्पांस बहुत अच्छा था? ईरान का ना सिर्फ रिस्पांस अच्छा था, ईरान जंग भी जीत गया, ईरान ने हर चीज़ अचीव भी कर ली। देखें, मैं हर दफ़ा आपसे यही गुजारिश करता हूँ, जब जंग होगी तो तबाही होगी। ये दुनिया में कौन सी ऐसी जंग होती है जब तबाही नहीं होती? अगर तबाही पैमाना है जंग के जीतने या हारने का, तो फिर आप गलत डायरेक्शन में अपना जोर लगा रहे हैं। तबाही, जब जंग होगी तो तबाही होगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। यू कैनॉट मेजर योर सक्सेस और डिफीट with the volume of destruction that occurred in your country or in the other country, या आपकी एडवर्सरी की कंट्री के अंदर जो पैमाना था तबाही का, उससे मतलब या जो मैग्नीट्यूड था, उस वो पैमाना नहीं होगा। आपने जंग क्यों की, और आपने जंग करने के बाद क्या वो टारगेट्स अचीव कर लिए जिसके लिए आपने जंग की? जंग क्या है? इट्स अ मीन्स टू एन एंड। ठीक है, काइनेटिक एक मीन्स है किसी भी मुल्क के लिए अपने किसी एंड को अचीव करने का। डिप्लोमेसी इज अनदर मीन्स, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इज अनदर मीन्स। तो जो काइनेटिक मीन आपने यूज़ की, ये जो मीन्स थी टू एन एंड थी ना, तो वो एंड अचीव हो गया। अगर हो गया तो आप जंग जीत गए, और अगर एंड अचीव नहीं हुआ तो नहीं जीते। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो अमेरिका ने जो मीन्स अप्लाई की उससे एंड अचीव नहीं कर सके। रजीम चेंज हो गया लेकिन नहीं हुआ। यू एंडेड अप किलिंग द रॉन्ग रहबर। जो पीस प्रमोट करना था जिस रहबर ने, वो आपने असैसिनेट कर दिया, शहीद कर दिया। और जो बेटा आया वो एक हाथ आगे था, और उसने ये बताया कि आपने अब बात करनी है, तो जिससे बात करनी थी उसको तो आपने शहीद कर दिया। मैं तो लड़ाई वाला बंदा हूँ, मैं तो लड़ूंगा। तो आपने अपना टारगेट अचीव नहीं किया अनफॉर्चुनेटली। एंड देन इसी को मैं वो अमेरिकन टिपिकल एरोगेंस कहता हूँ, जो एक हाइपर पावर की होती है कि ओ वी हैव डिसाइडेड टू वेज अ वॉर, दिस टाइम इट्स द इरानियंस, लेट्स गो देयर, लेट्स डू इट। एंड देन you wake up the next morning and you realize that no, we haven't done anything, we are trapped. So Iranians were preparing for this war for a very long time. I told you this earlier also. वो बहुत ज़्यादा तैयार थे, उनको अपने दुश्मन का पता था। सन त्सू कहता है ना, know your enemy. So they knew their enemy, the Iranians knew their enemy.
the Americans did not know their enemy. उनको अपने दुश्मन का नहीं पता था, उनको सिर्फ अपनी एरोगेंस का पता था. दुश्मन का तो अब पता चला उनको कि ओ हो ये क्या हो गया, हमने जंग की लेकिन ये तो गले पड़ गई. नाउ दे आर ट्राइंग डिफरेंट वेज टू कम ऑन टॉप एंड एंड द वॉर एट द सेम टाइम, एंड दैट्स नॉट हैपनिंग. बिल्कुल सही है, दैट्स नॉट हैपनिंग. जी. अभी 1 घंटे पहले IRGC ने एज पर CNN's रिपोर्ट 2 शिप्स जो है कब्जे में ले ली. जी. उससे पहले आपको अंदाज़ा ही है कि US ब्लॉकेड भी किसी रीजन में लगी हुई है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ब्लॉक किया हुआ है पैसेज, उसके फर्दर नीचे US ने भी अपनी ब्लॉकेड अब एयरक्राफ्ट करियर वहाँ पे खड़ा किया हुआ है. 1-2 दिन पहले हमने सुना C-117 आए, अमेरिकन एडवांस टीम्स आ गई हैं और अब बस कुछ होने वाला है. दैन सारी चीज़ें मदम पड़ गई. ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आती है कि हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं और धमकियों में हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे. उसके बाद अब आज सुबह से फिर दोबारा ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि CDF ने अमेरिका को भी एडवाइस किया है एज़ पर सम कॉल के जी अपनी पोस्टर को थोड़ा ठीक करें इफ़ यू वांट पीस, एंड ईरान को भी एज़ पर अनवेरीफाइड रिपोर्ट्स कि CDF ने ईरान को भी ये मशवरा दिया है कि आप लोग भी अपॉर्चुनिटी को रियलाइज़ करें एंड थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं, हर चीज़ के ऊपर वो ना करें. नाउ द बिग क्वेश्चन इज़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, वॉर चली, हमने देखा सारा असर पाकिस्तान पे भी आया, पूरे रीजन पे क्या दुनिया यूरोप में भी फैल गया. आर वी गोइंग बैक टू द वॉर या आपको सुलह की कोई सिल्वर लाइनिंग नज़र आ रही है? देखें हमदानी, दोनों को जंग बंद करनी है, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है. ईरान की आप जितनी तारीफ़ कर लें, US की जितने फ्लॉज बता दें या ईरान के फ्लॉज बता दें, US की विक्ट्रीज़ बता दें, मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव है. आप कहाँ से देख रहे हैं इसको, आपका वेंटेज पॉइंट क्या है, वो डिफ़ाइन करता है कि आपकी सोच क्या है. आप अमेरिकन हैं तो आप कहेंगे अमेरिका जीत गया, आप इरानियन हैं तो कहेंगे ईरान जीत गया, आप पाकिस्तानी हैं तो आप उसका मुवाजना कर लेंगे. उसके बाद आप अपनी राय दे देंगे. वो टिल्ट कर रही होगी ईरान की तरफ, कुछ की कर रही होगी अमेरिका की तरफ. दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने अगर टेबल पे बैठना था तो फिर आपने टेबल को अपना इसके ऊपर अपने फैसले करने थे. आप टेबल पे भी बैठे हुए हैं, आप बिल्डअप भी कर रहे हैं, आप ब्लॉकेड भी कर रहे हैं, तो यू आर कन्फ्यूज्ड और यू आर बीइंग वेरी स्मार्ट. अब स्मार्ट आप बन रहे हैं कि हमने वो टारगेट्स तो अचीव नहीं कर सके, लेकिन अब हम इनको दबाते हैं बिकॉज इन्होंने पाकिस्तान की बात सुन ली. पाकिस्तान ने बहुत बड़ा काम किया. मैं हर कन्वर्सेशन में ये कहता हूँ, पाकिस्तान से यू कांट टेक एनीथिंग बैक फ्रॉम पाकिस्तान. उसने जो हिस्टोरिक चीज़ें करनी थी कर दी. जंग बंद करवाई, सीज़ फायर करवाया, अगलों ने बात मानी, टेबल पे लाए, टेबल पे बैठे. यार 48 ईयर्स में फर्स्ट 1-on-1 आमने सामने फेसिंग ईच अदर टॉक्स हुई. ये बहुत बड़ी बात है. आप पता नहीं लोग क्यों इस चीज़ को लाइटली ले रहे हैं कि फैसला क्यों नहीं हुआ. 21 घंटे में 50 साल की एनिमोसिटी का, डीप रूटेड इश्यूज़ का और एक बड़े इशू के अंदर हज़ारों और इश्यूज़ का फैसला नहीं हो सकता. ये मुमकिन नहीं है. तो सेकंड राउंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ राउंड भी होगा तो मुझे हैरत नहीं होगी. ये 6 महीने भी मामला सुलझेगा तो हैरत नहीं होगी. प्रोसेस शुरू हो गया, बहुत बड़ी बात है. ये अब सैबोटाज होगा कि नहीं होगा, पहले भी हो चुका है. ईरान के ऊपर पहले भी धोखेबाजी अमेरिका ने की है, हमले किए हैं. डील से एक दिन पहले, साइन होने से एक दिन पहले हमला कर दिया इजराइल के साथ मिलके. अब देखें, ये जो उनकी एक दूसरे पे मिसट्रस्ट है, ये बढ़ता जा रहा है हर दिन के साथ. ये भी एक हकीकत है. तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आप अपने जहन में रखते हैं तो दिस मैटर इज़ नॉट दैट सिंपल टू बी सॉल्व्ड इन डेज. इट विल टेक टाइम एंड ड्यूरिंग दैट टाइम you will have to do some CBMs, some concrete CBMs, so that some trust is आ जाए, थोड़ा ट्रस्ट आ जाए. फिर जब ट्रस्ट आ जाएगा, जो कि वो नहीं होगा, इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन ये तो पता चले फॉर स्टार्टर्स स्टेटमेंट्स आनी बंद हो जाए सदर ट्रंप की तरफ से, या पॉजिटिव स्टेटमेंट आने लग गए, या कोई कॉन्क्रीट चीज़ जिसको इरानियंस कह सके कि येस दिस इज़ समथिंग डिफरेंट दैट दिस मैन हैज़ डन बाय एंडिंग द ब्लॉकेड. आई विल गिव यू अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर. आज की खबर है जी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर एक्सटेंड कर दी है अनलिमिटेड. लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि इरानियंस ने ये स्टेटमेंट दी है कि फ़ैसला करेंगे हमारे सुप्रीम लीडर और वो एक्सेसिबल ही नहीं है. ये तो आपने नहीं कहा.
ओके, उनकी इस डिक्लेरेशन के बाद इरानियंस ने ये कहा कि वो फैसला वही करेंगे अमन का या टॉक्स का या जैसे भी, और वो एक्सेसिबल नहीं है। इसका क्या मतलब है? ये तो मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि एक रिपोर्ट भी थी, बिल्कुल प्लीज़ आप पूछें। एक रिपोर्ट थी शुरू के जो हमले हुए जिनके अंदर मुज्तबा खामनाई साहब बड़ा क्रिटिकल इंजर्ड हुए, बल्कि इस तरह की 3rd डिग्री इंजरीज रिपोर्ट हुई। अब इस क्रिटिकल मौके के ऊपर जहाँ पे देखें अमन का फैसला सारी दुनिया के लिए ज़रूरी है, ईरानियों के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जंग में तो वो लोग हैं ना, तो अगर उनके लोगों को अमन मिलेगा तो मुज्तबा खामनाई साहब इतने क्रिटिकल जो है ना मोमेंट इन द हिस्ट्री, वेयर डू यू थिंक ही इज, क्यों एक्सेसिबल नहीं है? दैट इज़ नॉट माई पॉइंट एंड दैट शुड नॉट बी द क्वेश्चन। देखिए, उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आई, वो नज़र नहीं आए, वो इफ़ ही इज़ अलाइव और नॉट, हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स, दैट्स नॉट द पॉइंट। अमेरिकन्स बैठे इरानियन टीम के साथ टेबल पे, अमेरिकन्स बैठे ना, तो ये एक्नॉलेजमेंट है ऑफ अ गवर्नमेंट प्रेजेंट इन ईरान। वो मुज्तबा खामनाई साहब हैं या नहीं, ये हमारा कंसर्न नहीं है। मैं कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ में और मैं स्पेकुलेशंस में जाना ही नहीं चाहता। वो ज़िंदा हैं, अल्लाह करे कि वो ज़िंदा ही हो और सेहत में हो। वो सामने क्यों नहीं आ रहे? रीजंस बेस्ट नोन टू देम। सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, वो नहीं आना चाह सकते, उन्होंने कोई टाइमिंग सोची हो सकती है, देयर कुड बी अ मिलियन थिंग्स। बात यह है कि ईरान में एक ऐसी लीडरशिप मौजूद है, उनके प्रेसिडेंट हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके स्पीकर हैं, ठीक है, मोहम्मद बाकिर गालिबॉफ हैं, अब्बास अरागची साहब हैं, सदर मसूद पज़ेश्कियान हैं। they can very well present Iran, they are acceptable to the US, they are acceptable to the world. So लीडरशिप का, लेकिन ये बयान क्यों आया कि फैसला वही करेंगे और वो एक्सेसिबल नहीं है? Iran is now playing the same game which US was playing, making things difficult, confusing the adversary. अब ईरान ने वो शुरू कर दिया। मैं यही आपसे जानना ये क्यों किया है जी? मैं वही गुजारिश करना चाहता हूँ। पोजीशन ऑफ पावर एंड डोमिनेंस में इस टाइम पे यूएस मुझे नज़र नहीं आता और ईरान नज़र आता है। व्हेन यू नो दैट यू आर विनिंग द वॉर, व्हेन यू नो दैट इट्स द अदर पार्टीज रिक्वायरमेंट मोर देन इट इज़ योर्स, तब आप ऐसी हरकतें करते हैं और आपके पास वो गुंजाइश आ जाती है जो ईरान एक्सरसाइज कर रहा है। शिप्स को भी हिट कर रहा है। यूएस कह रहा है मैं ब्लॉकेड को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर देता हूँ, शिप्स तो जा रहे हैं। भाई ब्लॉकेड है या नहीं है? आप ख़त्म कर दें उसको और कहें जी मैंने ख़त्म कर दी है, बड़ी अच्छी नीयत से की है, लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स फिक्स दिस प्रॉब्लम। आ जाएंगे ईरानी, कोई मसला नहीं होगा, दे विल कम। मेरा सवाल अभी भी वही है, एक स्टेप तो लिया चले, ठीक है, हम 100 बातों पे मैं एग्री करता हूं आपसे। वन स्टेप इज नॉट इनफ हमदानी, मे बी वन स्टेप इज नॉट इनफ। सर इतनी सिचुएशन में अगर मैं कह रहा हूं कि सीज फायर, मैं आपको एक और एंगल दे देता हूं। मे बी यू वांट टू पोज मी विद अनदर क्वेश्चन, मे बी यू आर सेटिस्फाइड विद द आंसर। देखें, ईरान ने अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना है एंड दैट इज इट, दैट्स द एब्सोल्यूट रियलिटी ऑफ ईरान एट द मोमेंट। दिस इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ फॉर देम एंड सेम इज द केस विद द अमेरिकन्स एंड सेम इज द केस विद द पाकिस्तानी। जब नेशन स्टेट्स किसी भी मैदान में उतरती हैं, चाहे डिप्लोमेसी का मैदान हो या जंग का मैदान हो, उन्होंने अल्टीमेटली अपने अपने इंटरेस्ट को देखना होता है। तो मे बी इट इज़ नॉट इनफ फॉर ईरान एट दिस पॉइंट इन टाइम, मे बी दे वांट मोर गारंटीज जो उनको नहीं मिल रही। बिल्कुल। तो वो क्यों पूरी दुनिया की फिक्र करें? क्यों स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से रीजन इफेक्ट हो रहा है या दुनिया या यूरोप मर जाएगा? क्यों इफेक्ट, वो क्यों करें? ये वो नहीं करेंगे। यूरोपियन सारे इकट्ठे होकर उन्होंने कह दिया ना कि हम आ रहे हैं जी, अमेरिका के साथ आ जाएंगे। अब मेरा अगला सवाल है, करें करें करें। नेटो को बुलाया जाता है शुरू में ट्रम्प साहब की तरफ से एंड दे डू नॉट रिस्पॉन्ड, जिस पे ट्रम्प साहब का बड़ा गिला भी ट्वीट पे आते रहे कि जी नेटो तो पेपर टाइगर है, तो यूं को भी बुलाते हैं, ईयू को भी बुलाते हैं। उनका भी रिस्पॉन्स बड़ा क्लियर होता है कि हम इस ईरान वाली वॉर में, स्पेन को, सबको बुलाते हैं, नहीं आता। अब अचानक से कुछ डेवलपमेंट होती है बिहाइंड द सीन, जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा अब क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन अचानक से उठती है और कहती है कि हम तो ट्रम्प के साथ हैं, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बाय फोर्स भी अगर खुलवाने के लिए कुछ एक्शन तो हम आ जाएंगे और हमला कर देंगे। तो ये क्या तब्दीली? मैं बताता हूँ आपको इसका जवाब। मैंने आपको पिछले जवाब में दे दिया, मैं रिपीट कर देता हूँ। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। देखें, यूरोप अब अपने इंटरेस्ट की बात कर रहा है। यूरोप के पास तेल नहीं है, गैस नहीं है। उन्होंने पहले गुडविल क्रिएट करने की कोशिश की। दे ट्राइड टू टेल ईरान
by their actions, by their decisions, that we are not with America. We don't mean any harm to you in this war. We are not a part of it. Spare us. Let the vessels through. हमारा मसला है. ईरान ने क्या किया? ईरान ने अपना इंटरेस्ट देखा, क्योंकि ईरान ने अपना ही इंटरेस्ट देखना है, क्योंकि यूएस और इजराइल भी तो अपना ही इंटरेस्ट देख रहे हैं, क्योंकि चाइना भी तो अपना ही इंटरेस्ट देख रहा है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी तो यही कर रही है. तो उन्होंने वो गुडविल क्रिएट करने की कोशिश की, वो काम नहीं बना. तो अब क्या हो रहा है? ते सिर्फ मीन्स चेंज कर रहे हैं. पहले वो ये काम डिप्लोमेसी से करना चाह रहे थे, नहीं बात बनी. अब वो काम काइनेटिक एक थ्रेट दे रहे हैं कि हम मिल जाएंगे. ठीक है, तो अब वो मिल जाएंगे. अब इसका सुन लें कि अगर वो मिल गए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं खुलेगी. अगर अमेरिका और इजराइल नहीं खुलवा सके तो यूरोपियन यूनियन भी आ जाएगी तो नहीं खुलेगी. Of course, अमेरिका से बड़ी It will not happen. काइनेटिक पावर किसी के It पास will not नहीं है. happen. It's the frustration of the EU जो ये बता रही है कि अब हम मीन्स चेंज करने लगे हैं, अपने इंटरेस्ट को हमने हासिल करना है. दे आर डेस्परेट. ओके सर, तो यही इंटरेस्ट तो हमारा पाकिस्तान का भी है, रीजन में तो क्यों बाकी नहीं होना ममालिक का भी है. जी. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर नहीं खुलता, जी. पाकिस्तान में एक बड़ा ह्यूज तो नंबर ऑफ मिडिल क्लास है. तो पाकिस्तान बिल्कुल अपने इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है. ये जो पीस टॉक्स करवा रहा है, ये जो मीडिएटर बना हुआ है, ये क्यों बना हुआ है? यस, वी आर फॉर पीस. Yes, we are doing the best diplomacy, but at the end of the day, पाकिस्तान के ये जो मैं और आप बैठे हैं, ये जो हमारे इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करना है, ये इरानियन गवर्नमेंट ने तो नहीं करना, ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने करना है. एंड दे आर डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब. दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. वन ऑफ अ काइंड जॉब. पूरी दुनिया में एक मुल्क ऐसा है जो इतनी महारत से अपना काम कर रहा है, दैट इज़ पाकिस्तान. हमारे इंटरेस्ट तो अटैच्ड है ना इसके अंदर, और क्यों ना हो. हम लोग इधर जिंदा बैठे नहीं हुए पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए. फ्लैग बेयरर्स पाकिस्तान के, हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट करेगी ना. सर बिल्कुल, मैंने आपका पॉइंट ले लिया. हाउएवर, अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे इंटरेस्ट देख रही है, जी. यूएई एक बिरादर मुल्क है हमारा. जी. जैसे भी रिश्ते रहे हों, उन्होंने हमारा मुश्किल में साथ भी दिया. बड़े लंबे अरसे उनके पैसे हमारे पास पड़े रहे. जी. और उनका आपको पता है ट्रैवल है, हमारे पास आते हैं हर साल. जो उनके जो है सीनियर ओहदेदारान है, जी. उनके अमीर आते हैं इधर आके हंटिंग करते हैं यहाँ पे. हाँ जी. सो हमने यूएई को लूज किया इस सारे प्रोसेस में. पेट्रोल 370 का हो गया, मिडिल क्लास हमारी तबाह. हमने कैसे लूज किया यूएई को? यूएई नाराज हो गए हमसे. हाँ, अब यूएई के लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं ना? उन्होंने हमसे पैसे भी वापस मांगे, क्रिकेट प्लेयर्स भी वापस बुला लिए. मुझे बताएं क्या हुआ? बात यह है कि उन्होंने पैसे तो इसलिए मांगे कि उनको पैसों की ज़रूरत है इस टाइम पे खुद. यस. एक बात, क्योंकि उनको अपना सिस्टम सारा कोलैप्स होता हुआ नज़र आ रहा है. दूसरा, सिर्फ इसलिए पैसे नहीं मांगे, उनको गुस्सा भी है. उनको गुस्सा इसलिए है कि ईरान ने सिर्फ 55 ऑफ देयर अटैक्स, ऑफ देयर टोटल अटैक्स जो जीसीसी और अमेरिकन टारगेट्स पे किए, उसमें से 55% ऑफ देयर अटैक्स वर कैरिड आउट ऑन यूएई बाय ईरान. ठीक है. एंड पाकिस्तान स्टूड बाय ईरान. पाकिस्तान हैड बिगर मोटिव्स. नो डिसरिस्पेक्ट टू द यूएई. हम उनको कुछ टारगेट नहीं करना चाह रहे थे, उनके खिलाफ नहीं थे, लेकिन ये बात उन्होंने समझनी है. उसी तरह उन्होंने ये बात समझनी है जिस तरह उनकी टाइज इजराइल के साथ है. उनके टाइज इजराइल के साथ है ना, उनके इंटरेस्ट इजराइल के साथ जुड़े हुए हैं ना. उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन किए हुए हैं ना, और वो वाहिद मुस्लिम मुल्क है जिसकी बहुत ज़्यादा रिलायंस है इजराइल के ऊपर, है ना ऐसा. इंडियन आर्मी के साथ भी है, इंडियन आर्मी के साथ भी, वाहिद हिंदुस्तान के साथ भी. इस्लामिक तो अगर वो ये करने में हक बजानिब हैं और ये इसकी उनको इजाज़त है, तो पाकिस्तान को इजाज़त नहीं है ईरान के साथ ताल्लुकात रखने की. पाकिस्तान बिका हुआ है, खुदा न खास्ता गिरवी रखा हुआ है. उन्होंने पैसे मांगे, हमने वापस कर दिए. तो पाकिस्तान ने तो कुछ नहीं किया टू ऑफेंड यूएई. यूएई तो खुद ऑफेंड हुआ है. यूएई ये नहीं देख रहा कि वो क्या कर रहा है. वो अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी इजराइल के साथ चला रहा है, अपनी प्रॉक्सीज चला रहा है, केएसए के साथ भी लड़ रहा है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है. यमन के अंदर दाएं बाएं पूरे रीजन के अंदर क्या नहीं चला रहा, प्रॉक्सीज चला रहा है ना. ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है. पूरा बड़े इंसिडेंट हुए हैं तो इजराइल के साथ खड़ा है, भारत के साथ खड़ा है, हमारे दुश्मन के साथ खड़ा है, और ऐसे मुल्क के साथ खड़ा है जिसने हमेशा से हमारे दुश्मन भारत के साथ मिलकर हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है. हमने तो कभी नहीं कहा कि हमारे ताल्लुकात इसलिए ख़राब होंगे आपसे. तो ईरान के साथ जो हमारा, जिसके साथ बॉर्डर है, यूएई का बॉर्डर है इंडिया के साथ,
लगता है यूएई का बॉर्डर इजराइल के साथ करीब हो सकते हैं, बॉर्डर तो शेयर नहीं करते, तो कैसे इन्होंने ये कर दी चीज़? पाकिस्तान का तो बॉर्डर है ईरान के साथ, हम क्यों ना रखें ताल्लुकात ईरान के साथ? हमें रखने चाहिए और यूएई को ये चीज़ माइंड नहीं करनी चाहिए। यस, हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट हैं, वेरी वेल सेड। बिल्कुल। रीजन के अंदर और भी कंट्रीज़ के ऊपर और कंट्रीज़ के रिलेशन के ऊपर हम बात कर लेते हैं। आपकी बात से मुझे समझा कोलैटरल डैमेज था यूएई, आई कैन पुट। नहीं, कोई कोलैटरल डैमेज एक रिश्ता तो हमारा गया ना उनसे, नुकसान नहीं, तो। हमारा रिश्ता देखिए, अब मेरी आपसे दोस्ती है क्योंकि आपकी मेरे से दोस्ती है, मेरी आपसे दोस्ती है लेकिन आपकी मेरे से दोस्ती नहीं है, तो ये रिश्ता नहीं चलेगा। मैं अकेला इस रिश्ते को नहीं चला सकता। मैं आपको ऑफेंड ना करूं लेकिन आप मेरी किसी तीसरे बंदे से ताल्लुक से ऑफेंड हो जाएं और दोस्ती ख़त्म कर दें, नॉट माई कॉल। सर, राउंड 1 हो जाता है और आपने बिल्कुल सही कहा, राउंड 6 भी हो सकता है। ये पीस टॉक है, कोई ऐसा रिलेशन नहीं है दोस्तों की लड़ाई होगी बैठेंगे तो सुलह हो जाएगी। लंबा चौड़ा टाइम चाहिए, तो स्पेशली व्हेन यू हैव किल्ड पीपल। पूरी लीडरशिप उड़ाई है, उसके अंदर आपके स्पाई नेटवर्क्स थे, उसके अंदर आपकी लेड चीज़ें थी, रॉ का नेटवर्क था, मुसाद का नेटवर्क था, अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट थी, डीप रूटेड चीज़ें, इतनी लंबी सैंक्शंस लगी हैं। आज ईरान गरीब है या ईरान की इकनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं तो अमेरिका की वजह से हैं। तेल तो उनके पास बहुत है, बेचते रहे, तो क्या प्रॉब्लम है, अमीर मुल्क है। तो इतनी एनिमोसिटी, उसके बाद वो अगेन मैं बार बार कहता हूँ, मर्ग बार अमेरिका पॉलिसी, डेथ टू अमेरिका, और अमेरिका की वाइस वर्सा, जो इनकी नफरत थी वो उनकी भी थी। तो उसके बाद आप कहते हैं 21 घंटे के अंदर आपकी डील हो जाए, ऐसा नहीं होता। पूरा एक शो अलग होगा आपके साथ ये ईरान वाले इशू के ऊपर कि ईरान की पॉलिसीज़ क्या रहीं विज वी टू अदर कंट्रीज़। लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट, राउंड 1 हुआ, बहुत अच्छे रिजल्ट रहे। मैं भी बिल्कुल आपके साथ अग्रीड हूँ इसके ऊपर कि राउंड 1 हमें कामयाबी मिल गई। पाकिस्तान को, पाकिस्तान का काम इन्फोर्समेंट ऑफ एग्रीमेंट नहीं है, हमने टेबल पे बिठाना था, हमने बिठा दिया। जुम्मे की खबर आ रही है सर, एक जर्नलिस्ट हैं यूएस की, वो इस्लामाबाद में मौजूद है। कल तक वो जाना चाहती थी वापस, और आज उन्होंने दोबारा ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले कि मुझे दोबारा बताया गया है कि जुम्मे तक इस्लामाबाद में रुका जाए, समथिंग बिग इज़ गोइंग टू हैपन। क्या देख रहे हैं आप जुम्मे को? वुड वी हैव अ डील? अमेरिका नहीं, जुम्मे को कुछ नहीं होगा। आपकी पिछली प्रेडिक्शन ही वैसे सही निकली थी। जी बिल्कुल, आपने कहा था नहीं होगी, बिल्कुल जुम्मे को कुछ नहीं होगा। मैं बताता हूँ कब होगा। अगर वो बड़ा इशारा वो ये कर रही हैं कि ब्लॉकेट ख़त्म हो जाएगी, तो देन चीज़ें अपनी जगह से हिलेंगी। यू नीड टू डू द CBMs फर्स्ट, यू नीड टू डू समथिंग, बाय यू आई मीन US needs to do something considerable to make Iran change its decision of coming to the peace talk for the second round. ठीक हो गया? वो पहले ब्लॉकेट ख़त्म करेंगे, एक साइन शो करेंगे कि हम लड़ना नहीं चाहते, वापस जा रहे हैं, लड़ाई नहीं करनी, और उसके बाद ईरान टेबल पे आएगा। ईरान खुद भी सुलह चाहता है, लेकिन किसी तरीके से, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इट इज़ वेरी सिंपल। यू गिव देम रिस्पेक्ट, यू शो देम दैट यू डोंट वांट टू फाइट एनीवन, you guarantee them that you want to come to the table, and they will be treated as equal partners. They will come to the table because they also want to end the war. War कोई भी नहीं करना चाहता। उससे पहले कुछ भी नहीं होगा। उससे पहले स्टेटमेंट्स आएंगी, सदर डोनाल्ड ट्रंप हर घंटे बोलेंगे, अमेरिकन जर्नलिस्ट को फ़ोन करेंगे, खबरें लगेंगी, हम बैठ के प्रोग्राम करेंगे, और इरानियंस नहीं आएंगे। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इन डेप्थ एनालिसिस। आपने प्रोग्राम देखा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने होंगे अमेरिका को, जैसा कि आपने सुना हमारे एक्सपर्ट की बात। अगले शो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।